हेलो, नमस्ते स्टूडेंट्स। आज हम पाठ्यचर्या अनुसंधान के बारे में अध्ययन करेंगे। पाठ्यचर्या में सभी कुछ सम्मिलित होता है। शिक्षा का शैक्षिक शैक्षिक पक्ष उसमें सम्मिलित होता है, ऑल ओवर इसमें सम्मिलित होता है पाठ्यचर्या में। तो समय समय पर पाठ्यचर्या में अनुसंधान होते रहना चाहिए। अनुसंधान से ही हमारे शिक्षा में नवीनता आती है और वर्तमान से जुड़ाव होता है। तो पाठ्यचर्या का सबसे पहले शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर क्या अनुसंधान होना चाहिए उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले पूर्व प्राथमिक स्तर। पूर्व प्राथमिक स्तर मतलब जो है ये प्ले ग्रुप, नर्सरी, किंडरगार्टन पद्धति, केजी, इनसे संबंधित है। इनमें क्या क्या अनुसंधान होना चाहिए। ये इस स्तर के बालक बहुत ही छोटे होते हैं, तो इनमें जो है परीक्षाओं का दबाव नहीं होना चाहिए। इनके गुणात्मक कथन और मौखिक कथन का ही मूल्यांकन होना चाहिए, क्योंकि ये उसमें सक्षम नहीं होते हैं। इनका केवल मौखिक रूप से ही मूल्यांकन होना चाहिए और इनके पाठ्यक्रम को निरंतर इसमें सुधार करते रहना चाहिए पूर्व प्राथमिक स्तर पर। फिर प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर पर, ये प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर पर कक्षा 1 से 8 आती है। तो इनमें भी समय समय पर अनुसंधान होते रहना चाहिए। इनके पाठ्यक्रम का होना चाहिए कि शिक्षा में कौन कौन से पाठ सम्मिलित होने चाहिए, कौन कौन से शिक्षण विधियाँ है वो उपयुक्त है या नहीं है, इनकी जो बुक्स है वो कैसी है, तो उन सभी का अनुसंधान होना चाहिए। फिर माध्यमिक स्तर पर कक्षा 9 एवं 10 आती है। कक्षा 9 एवं 10 में भी बार बार हम देखते हैं अनुसंधान होते रहते हैं। कभी कभी हम संस्कृत सम्मिलित कर रहे हैं, कभी हिंदी सम्मिलित कर रहे हैं, तो समय समय पर इनमें भी अनुसंधान होता रहता है। माध्यमिक स्तर पर इनके पाठ्यक्रम का अनुसंधान होना चाहिए, उसमें सुधार होना चाहिए, बच्चों की नियमितता पर होना चाहिए। फिर उच्च माध्यमिक स्तर पर कक्षा 11 एवं 12 आती है। तो इनमें भी अनुसंधान होना चाहिए। इनको सबसे पहले निर्देशन एवं परामर्श की आवश्यकता होती है। ये जो इस स्तर के बालक होते हैं, इनको निर्देशन एवं परामर्श की ज़्यादा आवश्यकता होती है, क्योंकि अब ये अपने रोजगार से जुड़ने जा रहे होते हैं। तो पाठ्यक्रम में कुछ ऐसे विषयों या ऐसी सुविधाएं उपलब्ध करानी चाहिए इन्हें इस पर निर्देशन एवं परामर्श मिल सके। फिर समग्र मतलब ऑल ओवर शिक्षा में अनुसंधान होते रहना चाहिए। उनकी मूल्यांकन रीतियों का, उनके अधिगम स्तर का, उनके रहन सहन का, ऑल ओवर इसमें अनुसंधान होना चाहिए। फिर अनुसंधान के क्षेत्र, अब पूर्व प्राथमिक, उच्च माध्यमिक, समग्र शिक्षा में किन किन क्षेत्रों पर अनुसंधान होना चाहिए। तो सबसे पहले भाषा। हम जानते हैं भारत विविधताओं का देश है। भारत में बहुत सारी भाषाएं एवं बोली जाती है। जो पाठ्यक्रम के निर्माण में सबसे पहले समस्या आती है वो आती है भाषा की, क्योंकि हमारे यहाँ पर हर थोड़ी थोड़ी कदम पर भाषा बदलती जाती है, बोलियाँ बदलती जाती है। कहीं पर हिंदी है तो कहीं पर अंग्रेजी है, कहीं पर मराठी है, कहीं गुजराती है और साउथ में इंग्लिश है। तो भाषा की समस्या सबसे बड़ी समस्या है पाठ्यचर्या में, पाठ्यक्रम बनाने में। तो जब तक भाषा एक नहीं होगी तब तक पाठ्यक्रम निर्माण में विविधता आएगी। भाषा के कारण ही विद्यार्थियों को बहुत सी समस्या आती है। जब विद्यार्थियों के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, तो जैसे राजस्थान का विद्यार्थी है, अगर साउथ में जाएगा तो वहाँ पे अंग्रेजी भाषा होगी, तो उसे पढ़ने में कठिनाई आएगी। तो सबसे पहले पूरे देश के लिए एक ही भाषा का चयन होना चाहिए कि उसी भाषा में पूरे देश के बच्चों का, सभी विद्यालयों का पाठ्यक्रम होगा। जब तक भाषा में विविधता रहेगी तो बच्चों में भी विविधता रहेगी। तो सबसे पहले भाषा में
सुधार लाना है, भाषा को एक बनाना है, उसी एक भाषा में ही सारा पाठ्यक्रम होगा। फिर शिक्षण विधियों, शिक्षण विधियों में भी बार बार अनुसंधान करते रहना चाहिए। हर शिक्षण विधि विषय के अनुकूल होनी चाहिए। उसे छात्रों पर बार बार शिक्षक को अप्लाई करना चाहिए, उसके रिजल्ट देखने चाहिए कि इस शिक्षण विधि से अच्छे रिजल्ट आया नहीं रहे, नहीं तो उसमें सुधार करने चाहिए। फिर अधिगम के क्षेत्र, फिर जनसंख्या एवं यौन शिक्षा। वर्तमान में जनसंख्या भी बहुत बड़ी समस्या है, तो इस क्षेत्र को भी अनुसंधान होने चाहिए और उस पाठ्यक्रम में सम्मिलित करना चाहिए। और यौन शिक्षा में हमें जैसे लिंग भेद आदि के बारे में बताना चाहिए, परिवार नियोजन के बारे में बताना चाहिए और इनको पाठ्यक्रम में सम्मिलित करना चाहिए। फिर स्वास्थ्य शिक्षा हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, इसमें बच्चों को स्वास्थ्य संबंधी जानकारी दी जाती है, स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है, उन्हें स्वस्थ रहने के नियम बताए जाते हैं। तो इनमें भी निरंतर अनुसंधान होते रहना चाहिए। फिर कार्य अनुभव मतलब समाजोपयोगी उत्पादक कार्य एवं समाज सेवा शिविर, मतलब SUPW के कार्य, जो हस्त कार्य होते हैं, बुनियादी कार्य होते हैं, इनमें भी अनुसंधान होते रहना चाहिए। समय के अनुसार बच्चों को इन कार्य अनुभवों की शिक्षा देनी चाहिए कि वर्तमान समय में किस कार्य की अधिक प्रासंगिकता है, तो उसे सिलेबस में जोड़ा जाए और बच्चे को शिक्षा दी जाए। वर्तमान में हम देखते हैं जैसे IT वगैरह, संचार, दूर सूचना एवं प्रौद्योगिकी का है समय, तो इसको भी इसमें जोड़ना चाहिए, यानी कि वर्तमान को जोड़कर बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए। फिर मूल्य शिक्षा, छात्रों में नैतिक मूल्यों का विकास भी होना चाहिए, इसके लिए भी इसे भी पाठ्यक्रम में सम्मिलित करना चाहिए और समय समय पर इसमें अनुसंधान होते रहना चाहिए। मूल्य शिक्षा के लिए हमें पाठ्यक्रम में बार बार जो हमारे दार्शनिक हुए हैं, महापुरुष हुए हैं, उनके विचारों को सम्मिलित करना चाहिए और फिर विद्यार्थियों पर हमें देखना चाहिए कि इससे विद्यार्थियों में कुछ नैतिक मूल्यों का विकास हुआ है या नहीं तो उसे और भी अधिक परिष्कृत करना चाहिए, मतलब उसमें और सुधार करना चाहिए। फिर अधिगम के समस्त क्षेत्र, अधिगम का जो समस्त क्षेत्र होता है, शैक्षिक और सहशैक्षिक को करिकुलर एक्टिविटी, यानी शिक्षा के क्षेत्र में भी अनुसंधान करना चाहिए और सहशैक्षिक क्षेत्र में भी अनुसंधान करते रहना चाहिए, चाहे वो खेलकूद हो, समाजोपयोगी कार्य हो, स्वास्थ्य शिक्षा हो, पढ़ाई लिखाई हो या बाहर का कोई भी विद्यालय से बाहर का कार्य हो, तो सभी में अनुसंधान होते रहना चाहिए। उसे पाठ्यक्रम में भी सम्मिलित करें, फिर छात्रों पर अप्लाई करें और फिर क्या रिजल्ट आता है उस पर छोटे छोटे अनुसंधान करते रहना चाहिए। विद्यालयों में जो एक्शन रिसर्च का कार्यक्रम होता है उनको अपनाकर हम शोध कार्य कर सकते हैं, क्योंकि इसमें लघु शोध की ही आवश्यकता होती है, बड़े शोध की आवश्यकता नहीं होती। तो हम क्रियात्मक अनुसंधान करके और फिर उसको पाठ्यक्रम में सम्मिलित कर सकते हैं। फिर पाठ्यचर्या के घटक, तो पाठ्यचर्या के घटक में सबसे पहले उद्देश्य एवं पाठ्य वस्तु का अनुसंधान होने चाहिए कि जो हमने जिन उद्देश्यों को लेकर हमने पाठ्यक्रम बनाया है, पाठ्यचर्या बनाई है, वो उन उद्देश्यों की पूर्ति कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। जैसे बच्चों में ज्ञान का है, उद्देश्य की पूर्ति हो रही नहीं हो रही, बोध है, अभिरुचि, अभिवृद्धि, कौशल आदि जो जिन उद्देश्यों को लेकर हमने पाठ्यक्रम का निर्माण किया है उससे उनकी पूर्ति हो रही है या नहीं हो रही है, इसका भी अनुसंधान में शामिल करना चाहिए। फिर अधिगम अनुभव, अनुभव में एक शिक्षक के अनुभव भी आते हैं, छात्रों के अनुभव भी आते हैं और अभिभावकों के अनुभव भी आते हैं। शिक्षक ने जो वर्ष भर जो पढ़ाया है तो उसने क्या अनुभव किया शैक्षिक और सहशैक्षिक क्षेत्र में। शैक्षिक क्षेत्र में जितने भी क्लासेस हुई है, उनको पढ़ाया गया है, जो शिक्षण विद्या काम में ली गई है वो उपयुक्त है या नहीं है, जो पाठ्यक्रम में जो विषय सम्मिलित किए गए हैं और फिर उन विषय में जो प्रकरण सम्मिलित किए गए
वो छात्रों के लिए अनुकूल है या नहीं है। तो ये सभी इसका फीडबैक केवल टीचर से आ सकता है कि जो सिलेबस है वो छात्रों के अनुकूल है या नहीं। फिर छात्रों के अनुभव को भी हम इसमें शामिल कर सकते हैं कि छात्रों ने वर्ष भर इसे पढ़ा है तो छात्रों का कठिनाई स्तर कैसा रहा, उस औसत रहा या ज़्यादा रहा। तो हम छात्रों का कठिनाई स्तर देखकर भी पाठ्यक्रम में अनुसंधान कर सकते हैं। तो समय समय पर हम छात्रों से, अभिभावकों से, शिक्षकों से, उनसे राय लेकर हम पाठ्यक्रम में अनुसंधान कर सकते हैं। फिर ये पाठ्य पुस्तक का भी समय समय पर अनुसंधान होते रहना चाहिए। उसमें नई नई बातों को जोड़ते रहना चाहिए। पाठ्य पुस्तक को देखनी चाहिए कि वो छात्रों के अनुकूल है या नहीं है। जैसे अभी हमने पढ़े थे शिक्षा के विभिन्न स्तर, तो शिक्षा के विभिन्न स्तर पर जैसे पूर्व प्राथमिक स्तर है और प्राथमिक स्तर है, तो उसमें पाठ्य पुस्तक कैसी होनी चाहिए। उसमें पाठ्य पुस्तक ऐसी हो जो बच्चों को आकर्षित करे, छोटे बच्चों को। उसमें अक्षर बड़े हो, चित्र हो, कहानी हो, कविता हो। तो हर स्तर के अनुकूल पाठ्य पुस्तक है या नहीं है उसका ध्यान में रखना चाहिए। कुछ उससे जो बड़े बच्चे हैं जैसे 9, 10 है, माध्यमिक स्तर के हैं, तो उनका पाठ्यक्रम उनके अनुकूल है या नहीं है, शिक्षण विधियाँ उनके अनुकूल है या नहीं है। जो गणित है उसको कैसी पढ़ाई जा रही है, उसमें समस्या समाधान विधि से पढ़ाया जा रहा है या नहीं। तो सभी कुछ बातें को ध्यान में रखना चाहिए पाठ्य पुस्तक की। उसकी प्रिंट कैसी है, मुद्रण कैसा है, उसका कोई मूल्य तो अधिक नहीं है जो छात्रों को अधिक लगे। तो इन सभी बातों का ध्यान रखना चाहिए और उसे अनुसंधान करते रहना चाहिए। फिर मूल्यांकन में भी समय समय पर अनुसंधान करना चाहिए। मूल्यांकन तकनीक को देखते रहना चाहिए कि जो हम मूल्यांकन तकनीक के काम में ले रहे हैं वो अनुकूल है या नहीं है। जैसे प्राथमिक स्तर के लिए मूल्यांकन तकनीक क्या होनी चाहिए, उनके लिए मौखिक परीक्षाएं होनी चाहिए, रिटन नहीं होनी चाहिए, उन पर परीक्षाओं का दबाव नहीं होना चाहिए। तो मूल्यांकन तकनीकों का भी ध्यान में रखना चाहिए। अगर वो नहीं है तो उन्हें उसमें सुधार करना चाहिए। बालकों के लिए सतत एवं व्यापक मूल्यांकन कार्यक्रम होना चाहिए। बच्चों के हर थोड़े थोड़े समय पर सभी क्षेत्रों में परीक्षाएं होनी चाहिए और जिससे पाठ्यक्रम का दबाव भी नहीं रहेगा और छात्र परीक्षाओं से भयभीत भी नहीं रहेंगे। तो मूल्यांकन का भी अनुसंधान होते रहना चाहिए कि जो मूल्यांकन परीक्षाएं छात्रों के लिए लागू की जा रही है वो उपयुक्त है या नहीं है। फिर शैक्षणिक सुविधाएं, जो शैक्षणिक सुविधाएं में जैसे विद्यालय का भवन आता है, उस विद्यालय की दूरी आती है, विद्यालय के अंदर जो ब्लैक बोर्ड है, कक्षा व्यवस्था है, जो टेबल चेयर है, पंखे है, कूलर है, वो छात्रों के लिए अनुकूल है या नहीं है, कि किस स्तर के लिए छात्रों के लिए किन सुविधाओं का विद्यालय में होना आवश्यक है। जैसे कंप्यूटर पढ़ रहे हैं तो कंप्यूटर के लिए कंप्यूटर है या नहीं है, उसके लिए उपयुक्त बैठक व्यवस्था होनी चाहिए, लाइब्रेरी होनी चाहिए, विज्ञान की प्रयोगशालाएं होनी चाहिए, खेल के मैदान होने चाहिए। फिर कैसे होने चाहिए, अगर वो है तो उनमें क्या क्या कमियां हैं उसका फीडबैक देते रहना चाहिए, जिससे उसमें अनुसंधान होगा तभी उसमें कुछ नवाचार आएगा और नवीन चीज़ों का बनेगा, वो उसमें जुड़ेगी, कुछ नवीनताएं आएगी। फिर शोध विधि, पाठ्यचर्या अनुसंधान शोध विधि का होना भी आवश्यक है। शोध विधि में जैसे हम बच्चों की ब्रेन स्टॉर्मिंग है, इन सभी विधियों को अप्लाई करके बच्चों को पढ़ाना चाहिए। छोटे छोटे क्रियात्मक अनुसंधान करते रहना चाहिए शिक्षक को विद्यालय में। शोध विधि के द्वारा ही हमें हमारी समस्या का निराकरण हो सकता है। तो कौन सी विधि किस पर ये उपयुक्त रहेगी, तो इन बातों को भी पाठ्यक्रम में शामिल करना चाहिए। फिर इसमें शिक्षक की भूमिका एवं बाहरी अभिकरण, कि शिक्षक क्या भूमिका निभा सकता है और जो हमारे विद्यालय के अतिरिक्त जो विद्यालय से बाहर जो समुदाय होता है उसका अनुसंधान के क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है उसका अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले अभिभावक एवं पाठ्यक्रम अनुसंधान, पेरेंट्स का पाठ्यक्रम अनुसंधान पर क्या प्रभाव पड़ता है।
क्योंकि पेरेंट्स से भी हमें बहुत कुछ फीडबैक मिलता रहता है। अगर छात्रों को जो गृह कार्य दिया जा रहा है वो ज़्यादा है या कम है, छात्र उसे कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, पुस्तक के अनुकूल है या नहीं है, या पढ़ाई का बोझ ज़्यादा है, पढ़ाई का बस्ते का बोझ ज़्यादा है, तो शिक्षण विद्या उपयुक्त नहीं है, पुस्तकें उपयुक्त है या नहीं, तो अभिभावकों से भी हमें समय समय पर फीडबैक मिलता रहता है और उन्हीं फीडबैक को लेकर हमें उसकी एक योजना बनाते हैं और आगे भेजते हैं और पाठ्यक्रम में अनुसंधान करते रहते हैं। तो अभिभावकों का जो भी राय वगैरह है हम उनके सुझाव हम पेरेंट्स टीचर मीटिंग के दौरान ले सकते हैं। अभिभावक सम्मेलन विद्यालय में आयोजित करके हम उनसे अवगत हो सकते हैं और अपने पाठ्यक्रम में अनुसंधान कर सकते हैं। फिर समाज एवं संस्कृति का पाठ्यक्रम में अनुसंधान, समाज एवं संस्कृति भी पाठ्यक्रम में शामिल होती है कि जैसे जो समाज देखता है जो विद्यालय में जो कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं वो उपयुक्त है या नहीं। जैसे जो त्यौहार मनाए जा रहे हैं, जो जन्म तिथियाँ मनाई जा रही है, जैसे महापुरुषों की जयंतियाँ मनाई जा रही है और जो बाल सभाएँ आयोजित की जा रही है वो उसका फीडबैक भी हमें समाज से जन साधारण से मिलता रहता है। तो उनके अनुभवों को भी हम पाठ्यक्रम में सम्मिलित करते हैं। जो हम देखते हैं विद्यालय में जो समग्र शिक्षा अभियान होता है तो उसमें अभिभावक संघ का अध्यक्ष होता है, ये अभिभावक होता है, प्रधानाचार्य होते हैं और समाज के कुछ सदस्य होते हैं, जनसाधारण होते हैं और छात्र होते हैं। तो इससे सभी का हम उनसे फीडबैक लेकर अपना अनुसंधान कार्य कर सकते हैं। क्योंकि विद्यालयों में हम देखते हैं कि समय समय मासिक में या त्रैमासिक में ये बैठकें होती रहती है अभिभावक संघ की, जिसमें पंचायत ग्राम पंचायत सभी के सदस्य आते हैं। तो विद्यालय में किए जाने वाले कार्यों का हम समाज एवं संस्कृति से भी कुछ राय ले सकते हैं या उनके सुझाव हम लेके उसमें अनुसंधान कर सकते हैं। फिर समाचार पत्र एवं पत्रिकाओं के द्वारा भी हम अपने पाठ्यक्रम में अनुसंधान कर सकते हैं। समाचार पत्र में भी हम देखते हैं कि बहुत कुछ आता रहता है विद्यालय के बारे में, विद्यालय की व्यवस्था के बारे में, पाठ्य पुस्तकों के बारे में, परीक्षाओं के बारे में। तो शिक्षा से संबंधित हमें बहुत कुछ फीडबैक मिलता रहता है और हम पाठ्यक्रम में अनुसंधान कर सकते हैं। फिर ये जो जर्नल आते हैं, जो पत्रिकाएं आती हैं शिक्षा संबंधित, उसमें भी बहुत कुछ सुझाव होते हैं। जैसे नई शिक्षा नीति है, शिविरा है, तो उनसे भी हमें शिक्षा के क्षेत्र में कहाँ क्या सुधार करना है, अनुसंधान करना है, उसके बारे में पता चलता है। तो समाचार पत्र एवं पत्रिकाओं का भी पाठ्यक्रम अनुसंधान में बहुत बड़ी भूमिका होती है। फिर संगोष्ठी मतलब सेमिनार, हम समय समय पर सेमिनार आयोजित करें, उसमें शिक्षा के अंतर्गत जो समस्याएं आती हैं उन पर वाद विवाद कराए, उसमें आलोचनात्मक चिंतन करवाए, तो उससे भी हमें हमारी अनुसंधान में मदद मिलती है। क्योंकि सेमिनार में हम टॉपिक रख सकते हैं। जैसे अभी बीएड 2 साल की हुई है, वो बीएड द्विवर्षीय कार्यक्रम छात्रों के लिए उपयुक्त है या नहीं, तो इस प्रकार हम जो भी शिक्षा में समस्या आ रही है उनको हम इसमें रखकर अपने अनुसंधान कार्य को आगे बढ़ा सकते हैं। फिर धार्मिक एवं स्वयंसेवी संस्थाएं, धार्मिक संस्थान जैसे हमारे मंदिर मस्जिद है, स्वयंसेवी संस्था है, NGO वगैरह है, तो इनसे भी हम फीडबैक लेकर अपने पाठ्यक्रम में अनुसंधान कर सकते हैं कि शिक्षा धर्मनिरपेक्ष होनी चाहिए। और स्वयंसेवी संस्था जैसे NGO वगैरह की भी हम इसमें मदद ले सकते हैं। फिर शोध संस्थान, जो बड़े बड़े रिसर्च जो अनुसंधान होते हैं उनसे तो हमें मदद मिलती ही है और सुझाव मिलते ही रहते। तो इन शोध संस्थान की जैसे UGC की, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, इन सब से हमें समय समय पर शोध के बारे में जानकारी मिलती रहती है। तो इन सभी को बातों को लेकर हम पाठ्यक्रम में अनुसंधान कर सकते हैं। फिर अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, अंतर्राष्ट्रीय संस्था में भी पाठ्यक्रम अनुसंधान में बड़ा योगदान होता है। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में हम देखते हैं जैसे है यूनेस्को है, यूनिसेफ है, WHO है, जो ये बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं जो ये स्वास्थ्य के बारे में भी कार्य कर रही है, शिक्षा के बारे में भी कार्य कर रही है। तो ये भी समय समय पर अपने विचार प्रस्तुत करती रहती है, पत्रिकाएं निकालती रहती है। तो उनके माध्यम से भी हम अपने
पाठ्यक्रम में अनुसंधान कर सकते हैं। फिर राजनीतिक संस्थाएं भी अनुसंधान में बड़ा योगदान देती है। जैसे हम देखते हैं कि समय समय पर ये संस्थाएं हमारे शिक्षकों को सम्मानित करती है, बड़े बड़े पद देती है, भारत रत्न देती है, उनसे सम्मानित करती है। तो जैसे गुरु द्रोणाचार्य है, एकलव्य पुरस्कार है, ऐसे बहुत सारे पुरस्कार शिक्षा के क्षेत्र में दिए जाते हैं। तो राजनीतिक संस्थाएं भी अनुसंधान के कार्य में बहुत अधिक महत्व देती है। राजनीतिक संस्थाएं हमें शिक्षक दिवस मनाने, हिंदी दिवस मनाने, तो इससे भी मदद मिलती है। तो इन संस्थाओं के द्वारा भी हम पाठ्यक्रम में अनुसंधान कर सकते हैं। तो पाठ्यक्रम अनुसंधान में केवल एक का ही भूमिका नहीं होती है, इसमें शिक्षक की भूमिका होती है, परिवार की भूमिका होती है, समाज के लोगों की भूमिका होती है, छात्रों की भूमिका होती है, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सभी के सुझावों की आवश्यकता होती है। उन्हीं को ध्यान में रखकर हम पाठ्यक्रम का निर्माण करते हैं। धन्यवाद।